वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की। और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लीगल एक्सपर्ट हेमांग जरीवाला। हेमांग जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए हेमांग जी के साथ आपकी परेशानियों को दूर करते हैं। लेते हैं अपने पहले कॉलर को, जो कि आ रहे हैं मुंबई से, हरविंदर सिंह साहब। हरविंदर जी, पूछे अपना सवाल। हाँ सर, नमस्कार सर। सर, ये प्रोग्राम तो मैं टीवी पे हमेशा देखता हूँ। मैंने एक फ्लैट लिया है 1.5 BHK का डीबी रियल्टी दहीसर में अप्रैल 2009 में सर, राइट जी। तो बिल्डर हैज प्रॉमिस मी टू डिलीवरी अराउंड 2013 में देने की प्रॉमिस की थी, 12 महीने। तो उसके बाद में अभी तक उसका काम इतना स्लो हो गया है और अभी मैंने ये फ्लैट सेल कर दिया है। फ्लैट सेल करने के बाद में बिल्डर हैज आस्किंग द ट्रांसफर फी अराउंड 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट ऑन सुपर बिल्डर फ्लैट सर। ओके, आई पेड द ट्रांसफर फी ऑल्सो, राइट। And after transfer fee करने के बाद after 4 months the builder is demanding a service tax around 12% on service tax, right sir? Okay. ट्रांसफर फीस के ऊपर सर्विस टैक्स मांग रहे हो? ट्रांसफर में सर जी। हाँ जी, तो ये मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि ट्रांसफर चार्जेस तो पहले तो लीगल नहीं है कि लीगल है कि नहीं है, वो मुझे जानना था। और ये ट्रांसफर चार्जेस के ऊपर सर्विस टैक्स किस बात पे मांग रहे थे? जी जरूर, अच्छा प्रश्न है आपका। तो हेमांग जी, पहली बात तो ये कि अगर आप बिल्डर का फ्लैट आपके पास है, सोसाइटी तब शायद इनकी नहीं बनी है जैसा जाहिर है, और वो उसे बेच रहे हैं, तो उस पर एक ट्रांसफर फीस बिल्डर मांग रहा है 500 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, सर्विस चार्ज भी मांग रहा है। तो पहला तो क्या ये लीगल है, और अगर है तो क्या रूल्स हैं? पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अंडर सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जब आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो और उसका अग्रीमेंट रजिस्टर करवा लेते हो अंडर सेक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, तो यू बिकम द ओनर ऑफ द सेड प्रीमाइसेस। जो भी फ्लैट उसके आप ओनर बन जाते हो, आपने पूरा कंसिडरेशन दे दिया है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। एक बार ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, उसके बाद वो प्रॉपर्टी आप किसी को भी बेचे तो उसमें कहीं भी ट्रांसफर चार्जेस, एनओसी चार्जेस, ट्रांसफर प्रीमियम बिल्डर को देने का कोई भी लॉ नहीं है। यानी जो भी ये ट्रांसफर चार्जेस मांगते हैं वो इलीगल है, अनलॉफुल है। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि जो सर्विस टैक्स मांगते हैं वो फाइनेंस बिल 2010 के अंदर सर्विस टैक्स जो भी है वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का जो आपका कंसिडरेशन है उस पे भरना पड़ता है 2.57%, और ना कि ट्रांसफर। पहले तो ट्रांसफर चार्जेस जो लिए हैं आपसे वो इलीगल लिए हैं, और उसके ऊपर सर्विस टैक्स जो 12.5 मांग रहे हैं वो भी गलत है। हेमांग जी, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि कई बार इस तरह के सवाल आते हैं कि बिल्डर की बात तो अलग हुई, लेकिन अगर सोसाइटी फॉर्म हो गई है तो क्या सोसाइटी ट्रांसफर चार्जेस लेने का हक रखती है? सोसाइटी, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 जो महाराष्ट्र में लागू है, उसमें ट्रांसफर प्रीमियम ले सकती है, और ट्रांसफर प्रीमियम मैक्सिमम 25,000 रुपए ही है। अच्छा, एक लिमिट है? एक लिमिट है, अपर लिमिट इज 25,000। सोसाइटी, जनरल बॉडी कम डिसाइड कर सकती है, मगर उससे ज्यादा नहीं डिसाइड कर सकती है। और कोई भी प्रीमियम अंडर एनी नेम, रिपेयर्स या एमिनिटीज को लेके डिमांड करके उसमें 2%, काफी सोसाइटीज हैं जो 2% ऑफ द सेल सोसाइटी को दीजिए, इस तरह के सवाल आते हैं। तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक्ट में अपर लिमिट 25,000 की बाय अ स्टेट रेगुलेशन दिया गया है। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगले कॉलर है हमारे पास मुंबई से मोहम्मद अयूब साहब। मोहम्मद साहब, पूछे अपना सवाल। सर, मैं आज से 4 साल पहले जो है ना सर, मैं फॉरेन में था। 21 ईयर मैंने अब्रॉड में जॉब किया हूँ और बहुत हार्ड मेरी मनी है। और मैंने सर 22 लाख रुपीस जो है मुंबई में लकड़े वाला बिल्डर है उनको चेक दिया था। तो चेक देने से पहले मैंने उनसे पूछा था कि सर आप कितने दिन में मुझे दोगे? तो उन्होंने कहा था कि 30 महीने में दे दोगे। तो मैंने कहा 36 मंथ में आप दीजिए मुझे। तो सर मैंने उनसे लिखा के भी लिया था, अलॉटमेंट लेटर में भी दिया था उन्होंने जी। तो सर अभी क्या हुआ है कि 4 साल के ऊपर हो गया है, 5वां साल चालू हो रहा है और मैं बड़ा डिप्रेस हो गया हूँ और जॉब भी नहीं है मेरे पास में। तो मैंने उनसे कह रहा हूँ कि भाई 1 ईयर हो गया है कि आप मुझे मेरा पैसा रिटर्न करिए। तो कहते हैं देता हूँ करके सर 1 ईयर उन्होंने निकाल भी दिया है और एकदम डिप्रेस हो गया। अभी ना फोन उठाते हैं, ना कुछ करते हैं, ना एकदम परेशान हो गया हूँ और ना उनको डर लगता है कोई कानून से, ना पुलिस से, किसी से भी नहीं। साहब, ये जो जिस प्रोजेक्ट में आपने पैसे लगाए ये कहाँ पर मौजूद है? ये सर नल बाजार है, नल बाजार में गोल देवल के पास में सर ये। जी जरूर, तो यहाँ आपकी मदद करते हैं कि आप जब ऐसी स्थिति आ गई है कि चारों तरफ से आपके पास जॉब भी नहीं है इस वक्त और आपका बिल्डर पैसे भी नहीं लौटा रहा है, 5 साल निकल चुके हैं, क्या करना चाहिए आपको, क्या सलाह होगी सर इनके लिए?
वेरी अनफॉर्चुनेट। अब अय्यूब जी बेसिकली पहले तो अभी आप लीगल प्रोसीडिंग्स में जाएं, ऐसा बहुत क्लियर दिख रहा है 4 साल हो गया, बिल्डर आपको कोई रिस्पांस नहीं कर रहा है, बात भी नहीं कर रहा है, तो एक आप पहले तो आप लीगल नोटिस दे दीजिए और वहाँ पे जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट, आपके जो पेमेंट, जो भी फैक्ट्स है आपके, वो क्लियर कट एक लीगल एडवाइस देके एक लीगल नोटिस भेज दीजिए। सेकेंडली कंज्यूमर फोरम जाइए, वहाँ पे कंज्यूमर कंप्लेंट दाखिल करिए और उसमें आप रिफंड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट और मेंटल हैरेसमेंट का आप एक दावा डाल दीजिए और उसको डेडिकेटेडली फॉलो करिए, उसमें आपको आपका रिजल्ट पक्का मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास एक ईमेल है, प्रणय पारिक साहब ने भेजा है मुंबई से। पूछना चाहते हैं कि 2011 में उन्होंने रीसेल में एक फ्लैट लिया है और बिल्डर और सोसाइटी के बीच चल रहे विवादों के चलते शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने सोसाइटी के बात की है, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर कैसे होगा ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर सर विवाद है सोसाइटी और बिल्डर के बीच में। ऑलरेडी किसी ने घर वहां पर खरीदा है रीसेल में और अब उसको शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं, तो कैसे इसमें प्रणय जी को कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 जैसे मैंने कहा, वो एक्ट के हेठल जैसे हर एक स्टेट में, जैसे गुजरात कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, जो भी स्टेट में आप है वो स्टेट का भी एक्ट रहता है। बिल्डर और सोसाइटी के बीच का जो भी विवाद है उसके साथ आपकी मेंबरशिप को कोई भी लेना देना नहीं है। एक बार आपने जो भी दस्तावेज रजिस्टर्ड किया गया है वहां से आप ओनर बन जाते हैं। तो जैसे महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 रूल 1961 में आप एक बार एप्लीकेशन कर देते हैं सोसाइटी को कि मैं इसका ओनर हूं और मैं अभी आपकी सोसाइटी की मेंबरशिप चाहता हूं। एक बार मेंबरशिप की एप्लीकेशन आपने सोसाइटी को दे दी तो सोसाइटी को 90 डेज के अंदर आइदर उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। इन केस 90 डेज के अंदर सोसाइटी कोई भी जवाब नहीं देती है तो अंडर सेक्शन 22 सब सेक्शन 2 आप एक अपील कर सकते हो डेप्यूटी रजिस्ट्रार, जो कि ऑफिसर नियुक्त है अंडर द एक्ट, और वो आपको डीम मेंबरशिप का दर्जा मिलता है उसमें, और वो ऑर्डर पास करके आपको आपकी मेंबरशिप मिल जाएगी। और यहाँ पर वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला बना रहेगा। आप भी बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर हम दे रहे हैं आपके लीगल सवालों के जवाब। हमारे साथ बने हुए हैं लीगल एक्सपर्ट हेमांग जरीवाला। तो आइए हेमांग जी के साथ इस सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अगले कॉलर हमारे पास आ रहे हैं मोहम्मद इंतखाब, नोएडा से फोन कर रहे हैं। इंतखाब साहब पूछे अपने सवाल। सर मेरा अम्रपाली नोएडा में फ्लैट है और मैंने 3 साल पहले लिया था जी, और उसकी पोजीशन डेट 1 साल पहले थी, लेकिन बिल्डर ने वो डिले हो गया और अब 1 साल बाद वो पोजीशन दे रहा है, लेकिन उसके पास अभी भी एनओसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है नोएडा अथॉरिटी से। ओके। और अगर हम नहीं लेते हैं तो उस पर 18% इंटरेस्ट लगेगा। क्या ये लीगल है विदाउट एनओसी? आप नहीं लेते हैं तो क्या होगा, माफ कीजिए मैं दोबारा सुनना चाहूंगा। 18% इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा, ओके ओके, ऐसा बिल्डर कह रहा है आपसे? हाँ। हेमांग जी क्या इनके लिए सॉल्यूशन? नहीं, इंतखाब जी को कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली पहला एक काम करिए, ग्राउंड्स वर्क थोड़ा कर लेना जरूरी है। एक आरटीआई डाल के आप जान लीजिए कि ये जो भी प्रोजेक्ट ये बिल्डर ने खड़ा किया है वहां पे ओसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट वगैरह वाकई में है या नहीं है। जो उनके पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे नोएडा का जो है अथॉरिटी, उसकी जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो कायदे के हिसाब से जब तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आता नहीं है तब तक बिल्डर आपको ऑफिशियल पोजेशन लेटर या पोजेशन नोटिस नहीं दे सकता है। यानी जब लीगली ही बिल्डर आपको पोजेशन लेटर नहीं दे सकता है तो आपको पोजेशन लेने की कोई भी आवश्यकता रहती नहीं है, और आप पोजेशन जब लोगे नहीं तो आगे कोई भी मेंटेनेंस चार्ज या कोई भी टैक्सेस जो भी एप्लीकेबल है वो आपको लगते नहीं है। इंटरेस्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए। आगे बढ़ेंगे। अगले कॉलर है हमारे साथ मुंबई से नतेश नारायण साहब। नारायण साहब पूछे अपना सवाल। Basically I'm working for a private sector company. जी। I have some interest to take up farming as a profession. अच्छा। Going forward. जी। To start with, I just wanted to look at an option where if we can, I don't have a farmer certificate. So is there any legal way where I can buy a agriculture land for say hobby farming, develop it,
and if it works then subsequently. बहुत अच्छी बात है नारायण साहब, लेकिन आप अच्छा खासा काम करते हैं, अच्छी खासी जॉब है आपकी, लेकिन आप ये खेती क्यों करना चाहते हैं? नहीं, एक एक का हॉबी है, एक एक का ये है। ओके, तो आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हो सकता है ऐसा, किस तरीके से आपको एक एग्रीकल्चर लैंड मिल सकती है? किस तरीके से एग्रीकल्चर लैंड हासिल कर सकता हूँ लीगली विदाउट एनी हैसल जी, एंड देन टेक इट अप एज अ फार्मिंग टू स्टार्ट विद एज अ हॉबी एंड देन प्रोबेबली मूव इनटू दैट फुल्ली। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर अच्छा रोचक प्रश्न है कि वो किसान नहीं है लेकिन किसानी की जमीन खरीदना चाहते हैं, हॉबी के तौर पे अभी बोल रहे हैं, लेकिन शायद उनके दिमाग में कोई प्लान भी हो सकता है जिसमें वो कह रहे हैं कि आगे इसको बढ़ाऊंगा। करेक्ट करेक्ट। नहीं मिस्टर नारायण, इट इज अनफॉर्चुनेट कि बेसिकली महाराष्ट्र हो या गुजरात हो या कोई भी स्टेट हो, एग्रीकल्चरल लैंड कैन ओनली बी परचेज्ड बाय फार्मर्स। जो फार्मर है या एग्रीकल्चरिस्ट है तो ही वो उसकी जमीन ज्यादा ले सकता है। गुजरात का तो कायदा ऐसा है कि गुजरात का ही फार्मर हो तो ही गुजरात में ले सकता है। इफ यू आर अ फार्मर इन महाराष्ट्र एंड यू वांट टू बाय अ प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर लैंड इन गुजरात, तो दैट ऑल्सो अंडर द एक्ट ऑफ गुजरात इट इज नॉट परमिटेड। सो यहाँ पे आप जो एग्रीकल्चरिस्ट है या आपके पास एग्रीकल्चरिस्ट का कोई सर्टिफिकेट है तो ही आप एग्रीकल्चरल लैंड महाराष्ट्र में ले सकते हैं। महाराष्ट्र में ये चीज है कि आप इन केस यू आर रजिस्टर्ड एज अ फार्मर इन सम अदर स्टेट, Maharashtra allows you to take the agricultural land here, but Gujarat doesn't allow that also. जी, एक स्वाभाविक प्रश्न सर मेरे दिमाग में यहाँ आ रहा है कि ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आपके पास, लेकिन मान लीजिए कि कोई उतरना ही चाहता है, खेती करना ही चाहता है एज अ प्रोफेशन, तो क्या कोई तरीका होता है कि वो किसान बने एक नए सिरे से? नए तरह से किसान बनने का किसान ऐसा बन नहीं सकते हैं, बट यू हैव टू कम विद अ प्रोजेक्ट। ओके, एंड यू हैव टू अप्लाई टू द स्टेट ऑफ विच एवर स्टेट यू वांट टू डू। लाइक महाराष्ट्र है तो एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री में जाके आपको आपका पूरा प्रोजेक्ट देना पड़ता है, आपका पूरा प्रोजेक्शन देना पड़ता है कि कितना एम्प्लॉयमेंट होगा। इट्स लाइक अ फैक्ट्री। ओके, एंड फॉर एन हॉबी द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी लैंड। ओके, तो आप ऐसे मन से किसान चाहकर भी नहीं बन सकते। करेक्ट। उसके लिए या तो आपकी पहले से ही वो काम होना चाहिए या फिर बिल्कुल आपके पास ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए बाय विच द स्टेट विल अर्न रेवेन्यू एंड यू विल बी एबल टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू दी अदर फार्मर्स। आगे बढ़ेंगे, अब हमारे अगले कॉलर हैं विभोर खंडेलवाल। खंडेलवाल साहब पूछे सवाल। सर मेरा ये क्वेश्चन है, मैंने डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी में एक शॉप ग्राउंड फ्लोर पे जी, वो लैंड डीडीए ने लीज होल्ड पे दी है बिल्डर को। अच्छा, और जो एग्रीमेंट के अनुसार उसने मेरे से सुपर एरिया चार्ज किया है। सुपर एरिया इंक्लूड स्टेयरकेसेस, लिफ्ट, अदर एरिया, सारा कुछ एरिया है। जी जी। लेटर उसने क्या किया, उसको कन्वर्ट करके दुकानें बना दी। और खंडेलवाल साहब आप थोड़ा सा मतलब अगर जहां से भी बात कर रहे हैं अगर रेंज में आके, क्योंकि हम आपकी आवाज ठीक तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं। अच्छा, एक शॉप लिया डिस्ट्रिक्ट, सीधा संपर्क यहाँ पर हमारा खंडेलवाल साहब के साथ नहीं हो पा रहा। बहरहाल एक सवाल का उनका जस्ट हमारे पास हो गया है, तो यहाँ पर इनके लिए क्या सलाह होगी हिमांगी? फिजिकल बिबोर जी को एक आरटीआई थ्रू जान लीजिए कि जो भी बिल्डर ने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है वो एज पर अप्रूव्ड प्लान है या नहीं, क्योंकि इनका कहना ऐसा है कि जो प्लान था, जैसा मकान बना गया था वो हिसाब से ये नहीं बन के जो भी स्टेयरकेस था या जहाँ पे भी पॉसिबल था टॉयलेट्स को कन्वर्ट करके शॉप्स बनाई गई है और उसको बेची गई है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। आरटीआई थ्रू एक बार जान लीजिए कि अप्रूव्ड एंड सैंक्शन प्लान क्या था। पता चल जाता है कि ये जो भी कंस्ट्रक्शन किए हैं वो इलीगल किए हैं, उसके बाद एक लीगल नोटिस दे दीजिए और उसके बाद आप, सिंस अग्रीमेंट आपके साथ बिल्डर का है, तो एक सूट फाइल कर दीजिए फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या डैमेज अगेंस्ट द बिल्डर फॉर डूइंग ऑल दिस इलीगल थिंग्स एंड देयर बाय कॉजिंग लॉस ऑफ रेवेन्यू टू यू इन द शॉप। चले विभोर जी, तो यहाँ पर एक आरटीआई वाला काम छोटा सा आपको करना है, उसके बाद एक आपको सूट दायर करना, और ये एक्शन लॉ सूट भी जहाँ सब लोग मिलके करते हैं, क्योंकि और भी हैं, बिकॉज दूसरे शॉप वाले भी अफेक्ट होंगे और भी वहां की जो भी अथॉरिटी है वहां पे कंप्लेन करिए कि भाई ये जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है उसको तोड़ा जाए। वहां की अथॉरिटी जो ये नहीं तोड़ती है तो रिट ऑफ मैंडमस का यूज किया जाए और हाईकोर्ट थ्रू डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दी जाए, डायरेक्शन दिया जाए कि ये इलीगल चीज को तोड़ो।
और इसी के साथ अब हम लीगल सवाल जवाब के सिलसिले को यहीं खत्म करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप आए हेमांग जी और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन अगर आपके मन में भी प्रॉपर्टी या उससे जुड़े हुए कोई सवाल हैं या कोई दिक्कत है कानूनी प्रॉपर्टी के साथ जुड़ी हुई, तो आप हमें लिख सकते हैं pg@moneycontrol.com पर। हम देंगे आपके सवालों के जवाब। फिलहाल इस बार के लिए इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।